उमराव जान अदा एपिसोड नंबर 13। सावन का महीना है, सेपहर का वक्त है, पानी बरस के खुल गया है। चौक के कोठों और बुलंद दीवारों पर जा बजा धूप है। अब्र के टुकड़े आसमान पर इधर उधर आते जाते नज़र आते हैं। पश्चिम की तरफ रंग रंग की शफक फूली हुई है। चौक में सफ़ेद पोशों का मजमा ज़्यादा होता जाता है। आज ज़्यादातर मजमे की एक वजह ये भी थी कि जुम्मे का दिन है। लोग ऐशबाग के मेले को जल्द जल्द कदम उठाए चले जाते हैं। खुर्शीद, अमीर जान, बिस्मिल्लाह मैं मेले जाने के लिए बंठन रही हैं। धानी दुपट्टे अभी रंगरेज रंग के दे गया है, चुने जाते हैं। बालों में कंघी हो रही है, चोटियाँ गूंथी जाती हैं, भारी जेवर निकाले जाते हैं। खानम साहब सामने चौके पर गाँव तकिए से लगी बैठी हैं। बुआ हुसैनी अभी पेचवान लगा के पीछे हटी हैं। खानम साहब के सामने मीर साहब बैठे हैं, मेले जाने पर इसरार कर रहे हैं। वो कहती हैं, आज मेरी तबीयत सुस्त है, मैं नहीं जाने की। हम लोग दुआएं मांग रहे हैं, खुदा करे ना जाएं तो मेले की बहार है। खुर्शीद पर इस दिन गज़ब का जोबन है। गोरी रंगत मलमल के धानी दुपट्टे से फूटी निकलती है। ऊदी गिरनेट का पायजामा बड़े बड़े पाँचों का संभाले नहीं संभलता। फंसी फंसी कुर्ती क़यामत ढा रही है। हाथ गले में हल्का हल्का जेवर है। नाक में हीरे की कील, कानों में सोने की अंतियाँ, हाथों में कड़े, गले में मोतियों का कंठा। सामने कमरे में खद्दे आदम आईना लगा है, अपनी सूरत देख रही हैं। क्या कहूँ, क्या सूरत थी। अगर मेरी सूरत वैसी होती तो अपने अक्स की आप ही बलाएं ले लेती, मगर उनको ये गम है कि हाय, इस सूरत पर कोई देखने वाला नहीं। प्यारे साहब से बिगाड़ हो ही चुका है। चेहरा उदास उदास है। हाय, वो उदासी भी गज़ब कर रही है। अच्छी सूरत वालों का सब कुछ अच्छा मालूम होता है। बिस्मिल्लाह की सूरत ऐसी बुरी ना थी। खुलता हुआ सांवला रंग, किताबी चेहरा, सुतवा नाक, बड़ी आँखें, सियाह पुतली, छरेरा बदन, बूटा सा कद, कारचोबी तुलवा जोड़ा, काही करेब का दुपट्टा, बिंत टिकी हुई, जर्द गिरनट का पायजामा, बेश कीमत जेवर, सर से पांव तक गहने में लदी हुई, उस पर तुर्रा फूलों का गहना। ऐन मैन चौथी की दुल्हन मालूम होती थी। फिर उस पर बात बात में शोखी और शरारत। मेले में पहुंचकर किसी को मुंह चिढ़ा दिया, किसी से आंख लड़ाई। जब वो देखने लगा तो मुंह फेर लिया। हाँ, ये कहना भूल गई कि हम लोग बनाव सिंगार करके मियानों में सवार हुए मेले पहुँचे। मेले में वो भीड़ें थीं कि अगर थाली फेंको तो सर ही सर जाए। जा बजा खिलौने वालों, मिठाई वालों की दुकानें, ख्वांचे वाले, मेवा फरोश, हार वाले, तंबोली, साखिने, गरज के जो कुछ मेलों में होता है सब कुछ था। मुझे तो और किसी चीज़ से कुछ काम नहीं, लोगों के चेहरे देखने का हमेशा से शौक़ है। खुसूसन मेले तमाशों में खुश नाखुश, मुफलिस तवंगर, बेवकूफ़ अक्लमंद, आलिम जाहिल, शरीफ रजील, सही बखील, ये सब हाल चेहरे से खुल जाता है। एक साहब हैं कि वो अपने तंजेब के अंगरखे और ऊदी सदरी, नुक्केदार टोपी, चुस्त घुटने और मखमली चढ़ावे जूते पर इतराए हुए चले जाते हैं। कोई साहब हैं संदली रंगा हुआ दुपट्टा सर से आड़ा बांधे हुए रंडियों को घूरते फिरते हैं। एक साहब आए तो हैं मेला देखने, मगर बहुत ही मुकद्दर, ची बजबी कुछ चुपके चुपके बड़बड़ाते भी जाते हैं। मालूम होता है कि बीवी से लड़के आए हैं। जिन बातों के जवाब बर वक्त ना सूझे थे, उन्हें अब याद कर रहे हैं। कोई साहब अपने छोटे से लड़के की उंगली पकड़े उससे बातें करते चले आते हैं। हर बात में अम्मा का नाम आता है। अम्मा खाना पकाती होंगी, अम्मा का जी मांदा है, अम्मा सो रही होंगी, अम्मा जागती होंगी। बहुत शौखी ना किया करो, नहीं तो अम्मा हकीम के यहाँ चली जाएंगी। एक साहब 7-8 बरस की लड़की को सुर्ख कपड़े पहना के लाए हैं, कंधे पर चढ़ाए हुए हैं। नाक में नन्ही सी नथनी है, ऊंची चोटी गूंथी हुई, लाल शाल बाफ का मुँह बाफ पड़ा है।
हाथों में चांदी की चूड़ियां हैं। मासूम के दोनों हाथ ज़ोर से पकड़े हैं। कलाइयाँ दुखी जाती हैं। कोई चूड़ियाँ ना उतार ले। कहिए फिर पहना के लाना ही क्या ज़रूर था। लीजिए। दूसरे साहब एक और। उनके यार गार भी साथ हैं। फरमाइशी गालियाँ चल रही हैं। अमा पान तो खिलाओ। खट से पैसा तंबोली की दुकान पर फेंका। मालूम हुआ कि आप बड़े तवंगर हैं। पैसा दो पैसा आपके आगे क्या असल है। फ़ौरन ही हुक्का वाले को भी आवाज़ दे दी, भाई साकी इधर आना, हुक्का सुलगा हुआ है। एक और यार उनके आ मौजूद हुए। मामूली गाली गलौज के बाद मुलाकात सलाम पुरसी बंदगी मिजाज पुरसी बेतकल्लुफ़ दोस्तों में हुआ करती है। अबे पान तो खिलाओ। लुत्फ़ तो ये कि आप मुसलमान यार हिंदू। जब तंबोली ने पान दिए झप से बढ़ के ले लिए। अबे यार भूल गए। अब ये खिसियाने हुए। टेंट से एक पैसा निकाला, लो भाई हमें भी दो, पान देना, इलायची भी छोड़ देना, चूना ज़्यादा ना हो। दोस्त से, अच्छा लो चिलम तो पिलवाओगे। चिलम हुक्के से उतारते ही थे कि साकी ने घूर के देखा। फ़ौरन हाथ से हुक्का और जेब से पैसा निकाल के दे देना पड़ा। गौहर मिर्ज़ा ने मोती झील के किनारे फ़र्श बिछवा दिया था, वहीं जाके बैठे। इधर उधर दरख्तों में फिरते रहे। सरे शाम से 2 घड़ी रात गए तक मेले की सैर की, फिर घर चलने की ठहरी। अपने अपने मियानों में सवार हुए। अब जो देखते हैं तो खुर्शीद जान का मियाना खाली है, उनका कहीं पता न मिला। मैं खुद रात भर रोया कि प्यारे साहब के मकान पर आदमी गया, वो बेचारे उसी वक्त दौड़े हुए आए। हज़ारों कस्में खाईं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मैं मेले में भी नहीं गया। बेगम की तबीयत अलील है, जाता तो क्यों कर जाता। प्यारे साहब पर यूं बेजा सा गुमान था। उनके कस्में खाने के बाद किसी को शुबा ना रहा। वजह ये थी कि वो शादी के बाद बीवी के ऐसे पाबंद हो गए थे कि चौक का आना जाना उन्होंने बिल्कुल मौकूफ़ कर दिया था। रात को घर से निकलते ही ना थे। खुर्शीद के गुम होने की खबर सुन के कुछ तो अगली मोहब्बत के ख़याल से और कुछ खानम की मुरव्वत से नहीं मालूम किस तरह से चले आए थे। खुर्शीद के गुम होने के 1.5 महीने के बाद एक साहब जिनकी वजह शहर के बांकों की ऐसी थी, सांवला रंग छरेरा बदन एक दोशाला कमर से लपेटे और एक सर से बांधे मेरे कमरे में दर्राना चले आए और आते के साथ ही सामने कालीन के किनारे बैठ गए। इससे मुझे मालूम हुआ कि तबीयत में किसी कदर कमीनापन है या अभी अनिले हैं। रंडियों के यहाँ कम जाने का इत्तफाक हुआ है। उस वक्त मैं अकेली बैठी थी। मैंने बुआ हुसैनी को आवाज़ दी। वो कमरे में आईं। उनके आते ही वो साहब उठ खड़े हुए और किसी कदर बेतकल्लुफ़ी के साथ बुआ हुसैनी का हाथ पकड़ लिया। अलहदा ले जाकर कुछ बातें की, जिनमें कुछ मैंने सुनी कुछ नहीं सुनी। उसके बाद बुआ हुसैनी खानम साहब के पास गईं। वहाँ से आके फिर बातें हुईं। आखिरी कलाम ये था कि आपको 1 महीने की तनख्वाह पेशगी देनी होगी। उन साहब ने कमर से 20 रुपयों की निकाली। बुआ हुसैनी ने गोद फैलाई। उन्होंने छन से रुपए फेंक दिए। बुआ हुसैनी, ये कितने हैं? वो साहब, नहीं मालूम, गिन लीजिए। बुआ हुसैनी, मुझे तो निगोड़ा गिनना भी नहीं आता। वो साहब, मैं जानता हूँ 75 रुपये होंगे, शायद 1-2 कम हो या ज़्यादा। बुआ हुसैनी, मियाँ 75 किसे कहते हैं? वो साहब, 3 बीसी और 15, 25 कम 100। बुआ हुसैनी, 25 कम 100, तो ये कितने दिन की तनख्वाह हुई? वो साहब, 15 दिन की। कल वो भी 15 दिन की दे दूँगा। पूरे 150 नखर्चे आपको पहुँच जाएंगे। ये नखर्चे की सुन के मुझे बहुत ही बुरा मालूम हुआ। अब तो बिल्कुल ही यकीन हो गया कि ये ऐसे ही वैसे होंगे, मगर मजबूर, रंडी का पेशा, दूसरे पराए बस में, करती तो क्या करती। बुआ हुसैनी रुपए ले के खानम के पास गईं। खानम उस वक्त नहीं मालूम किस नेकी के दम में थीं कि फ़ौरन मंजूर कर लिया। बल्कि ताज्जुब हुआ इसलिए कि बड़े बड़े रईसों से रुपए के बारे में एक दम के लिए मुरव्वत नहीं करती थीं, या इस वक्त एक दिन का वादा मान लिया। इस मामले के तय होने के बाद वो साहब मेरे ही कमरे में शब्बाश हुए।
कोई पहर रात बाकी होगी। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे किसी ने कमरे के नीचे आके दस्तक दी। वो साहब फ़ौरन उठ बैठे और कहा, तो अब मैं जाता हूँ, कल शब को फिर आऊँगा। चलते वक्त 5 अशरफियाँ और 3 अंगूठियाँ, एक सोने की याकूत का नगीना, एक फ़िरोज़े की, एक हीरे की मुझे दी और कहा, ये तुम अपने पास रखना, खानम को ना देना। मैंने खुशी खुशी अपने हाथ में पहनी और अपनी उंगलियों को देखने लगी। मुझे बहुत ही खूबसूरत मालूम होती थी। फिर संदूकचा खोला, अशरफियों को और अंगूठियों को चोर खाने में रख दिया। दूसरे दिन शब को फिर वही साहब आए। उस वक्त मैं तालीम ले रही थी। वो एक किनारे आकर बैठ गए। गाना हुआ किया, 5 रुपए साजिंदों को दिए। उस्ताद जी और सारंगिए खुशामद की बातें करने लगे। उस्ताद जी ने कमर में जो दोशाला बंधा हुआ था उसके ऐंठने की फ़िक्र की। फिर मुंह फाड़ के मांगा, मगर वार खाली गया, उन्होंने ना दिया। वो साहब, उस्ताद जी रुपया पैसा और जिस चीज़ को कहिए मौजूद है, ये दोशाला मैं नहीं दे सकता, एक दोस्त की निशानी है। उस्ताद जी अपना मुंह लेकर चुप हो रहे। उसके बाद तालीम ख़त्म हुई। बुआ हुसैनी को बाकी 75 गिन दिए गए। 5 रुपया बुआ हुसैनी को अपनी तरफ से दिए। वो रुखसत हुई। जब वो और मैं सिर्फ 2 आदमी कमरे में रह गए, मैंने पूछा, आपने मुझको कहाँ देखा था जो ये इनायत की? वो, 2 महीने हुए जुमे को ऐशबाग के मेले में। मैं, और फिर आए 2 महीने के बाद? वो, मैं बाहर चला गया था और अब फिर जाने वाला हूँ। अब मैंने रंडीपन की लगावट शुरू की। मैं, तो हमें छोड़ के चले जाओगे? वो, नहीं, फिर बहुत जल्द चला आऊँगा। मैं, और तुम्हारा मकान कहाँ है? वो, मकान तो फर्रुखाबाद में है, मगर यहाँ बहुत काम रहता है, बल्कि रहता यही हूँ। कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता हूँ, फिर चला आता हूँ। मैं, और ये दोशाला किसकी निशानी है? वो, किसी की नहीं। मैं, वाह, मैं समझ गई, ये तुम्हारी आशना की निशानी है। वो, नहीं, तुम्हारे सर की कसम, मेरी कोई आशना वाशना नहीं है, बस तुम ही हो जो कुछ हो। मैं, तो फिर मुझे दे दो। वो, मैं नहीं दे सकता। ये बात मुझे बहुत नागवार हुई। इतने में उन्होंने बड़े बड़े मोतियों की माला, जिसमें ज़मर्रुद की हटरें लगी हुई थीं, और एक जोड़ी हीरे के कड़े की और 2 अंगूठियां सोने की मेरे आगे रख दी। ये सब तो मैंने खुशी खुशी उठा लिया। संदूकचा खोल के बंद करने लगी, मगर मुझे ताज्जुब हुआ कि ये हज़ारों की रकम तो यूँ मुझको दिए देते हैं, मगर ये दोशाला ज़्यादा से ज़्यादा 500 का होगा। इससे क्यों इनकार किया? वाकई मुझको ये दोशाला पसंद ना था जो मैं इसरार करती। अपने काम से काम था। उन साहब का नाम फैज़ अली था। पहर 1.5 पहर रात गए आते थे और कभी आधी रात को, कभी पिछले पहर से उठ के जाते थे। महीने 1.5 महीने में कई मर्तबा दस्तक या सीटी की आवाज़ मैंने सुनी और फ़ौरन ही फैज़ अली उठ के रवाना हो गए। फैज़ अली से रस्म हुए कोई 1.5 महीना गुज़रा होगा कि मेरा संदूकचा सादे और जड़ाऊ गहनों से भर गया। अशरफियों और रुपयों का शुमार नहीं। अब मेरे पास खानम और बुआ हुसैनी से छिपा हुआ 10-12 हज़ार का माल हो गया था। फैज़ अली से अगर मुझको मोहब्बत ना थी तो नफ़रत भी ना थी। और नफ़रत होने की क्या वजह? अव्वल तो वो कुछ बदसूरत भी ना थे, और दूसरे लेना देना अजीब चीज़ है। मैं सच कहती हूँ, जब तक वो ना आते थे मेरी आंखें दरवाज़े की तरफ लगी रहती थीं। गौहर मिर्ज़ा की आमद व रफ्त उन दिनों सिर्फ दिन की रह गई थी। शब के आने वालों में से भी अक्सर लोग समझ गए थे कि मैं किसी की पाबंद हो गई हूँ, इसलिए सवेरे से खिसक जाते थे, और जो साहब जम के बैठते थे उनको मैं किसी हीले से टाल देती थी। खुर्शीद की तलाश बहुत कुछ हुई, मगर कहीं सुराग ना मिला। इस अशना में फैज़ अली को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, जिसका इजहार तरह तरह से होता था। अगर मेरा दिल इब्तिदा से गौहर मिर्ज़ा की तरफ माइल ना हो गया होता तो मैं ज़रूर फैज़ अली से मोहब्बत करती और उसी को दिल देती। इस पर भी मैंने उनकी दिलजुई और ज़ाहिरदारी में किसी तरह की कमी नहीं की। मैंने फैज़ अली को फ़रेब दे रखा था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और वो बेचारा मेरे दाम में फंसा हुआ था।
جو کچھ خفیہ اس نے مجھ کو دیا اس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ تھی۔ خانم اور بوا حسینی کے کہنے سے مجھے فرمائشیں بھی کرنا پڑتی تھیں۔ ان کی بجا آوری کو بھی وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس کو روپے پیسے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایسا دل چاک آدمی نہ میں نے رئیسوں میں دیکھا نہ شہزادوں میں۔ رسوا، جی ہاں کیوں نہیں، مال مفت دل بے رحم، بھلا اس کے برابر کس کا دل ہو سکتا تھا؟ امراؤ، مال مفت کیوں؟ رسوا، نہیں تو کیا اپنی اماں جان کا زیور آپ کو اتار کر لا دیا کرتا تھا؟ امراؤ، ہمیں کیا معلوم تھا؟ شب کے آنے والوں میں ایک پنہ مل چودھری تھے، گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے۔ ان کو 4 آدمیوں میں بیٹھنے کا مزہ تھا۔ اگر ان کی خاطرداری ہوتی رہے تو اور کسی کے آنے جانے سے انہیں کچھ غرض نہ تھی۔ مہینے میں 200 روپے کا نقد سلوک اور فرمائشوں کا ذکر نہیں۔ فیض علی کی ملاقات کے زمانے میں ان کی آمد و رفت بھی کم ہو گئی تھی، یا تو ہر روز آیا کرتے تھے یا دوسرے تیسرے دن آنے لگے۔ پھر ایک مرتبہ 15 دن کا غوطہ لگایا۔ اب جو آئے تو کچھ اداس معمولی باتوں کا جواب دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں۔ پنہ مل، کیا تم نے سنا نہ ہوگا؟ میں، کیا؟ پنہ مل، ہم تو تباہ ہو گئے، گھر میں چوری ہو گئی، پشتوں کا اثاثہ اٹھ گیا۔ میں چونک کر، ہائے چوری ہو گئی، کتنے کا مال گیا؟ پنہ مل، سب اٹھ گیا، رہا کیا؟ 2 لاکھ کا جواہر اٹھ گیا۔ میں دل میں تو ہنسی اس بات پر کہ ان کے باپ چھنا مل تو کروڑ پتی مشہور تھے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ 2 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، مگر ان کے نزدیک کیا اصل ہے؟ بظاہر منہ بنا کے بہت افسوس کیا۔ پنہ مل، جی ہاں، آج کل شہر میں چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ نواب ملکہ عالم کے یہاں چوری ہوئی، لالا ہر پرشاد کے یہاں چوری ہوئی، اندھیر ہے، سنا ہے باہر سے چور آئے ہوئے ہیں۔ مرزا علی بیگ بیچارے حیران ہیں، شہر کے چور سب طلب ہو گئے تھے، کسی سے کچھ پتہ نہیں ملا۔ وہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ پنہ مل کے آنے کے دوسرے دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوں کہ چوک میں ایک شور ہوا۔ میں بھی چلمن کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اب جو دیکھتی ہوں تو خلائق کا انبوہ ہے۔ ایک، آخر گرفتار ہوئے نا؟ دوسرا، واہ مرزا کیا کہنا، کوتوال ہو تو ایسا ہو۔ تیسرا، کیوں بھائی، کچھ مال کا بھی پتہ لگا؟ چوتھا، بہت کچھ برآمد ہوا مگر ابھی بہت سا باقی ہے۔ پانچواں، میاں فیضو بھی گرفتار ہوئے۔ چھٹا، وہ کیا آتے ہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میاں فیضو بندھے چلے آتے ہیں، سپاہیوں کا گارد ساتھ ہے، گرد خلائق کا انبوہ ہے۔ میاں فیضو منہ پر دوپٹہ ڈالے ہوئے، ان کی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ دوپہر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حسب معمول فیض علی کوئی پہر رات گئے تشریف لائے۔ کمرے میں میں ہوں اور وہ ہیں۔ آتے ہی کہا، آج ہم باہر جاتے ہیں، پرسوں آئیں گے۔ دیکھو امراؤ جان، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، بوا حسینی کو دینا نہ خانم کو دکھانا، تمہارے کام آئے گا۔ ہم پرسوں ضرور آئیں گے۔ اچھا یہ کہو کہ ہمارے ساتھ تھوڑے دنوں کے لیے باہر چل سکتی ہو؟ میں، تم جانتے ہو کہ میں اپنے بس میں نہیں، خانم صاحب کو اختیار ہے، تم ان سے کہو، اگر وہ راضی ہوں تو مجھے کیا عذر ہے؟ فیض علی، سچ ہے کہ تم لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہو، ہم تو تم پر جان دیتے ہیں اور تم ایسا خشک جواب دیتی ہو۔ اچھا بوا حسینی کو بلواؤ۔ میں نے بوا حسینی کو آواز دی، وہ آئیں۔ فیض علی میری طرف اشارہ کر کے، بھلا کچھ دنوں کے لیے باہر بھی جا سکتی ہیں؟ حسینی، کہاں؟ فیض علی، فروخ آباد۔ میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، میری وہاں ریاست ہے، بالفعل میں 2 مہینے کے لیے وہاں جاتا ہوں۔ اگر خانم صاحب منظور کریں تو 2 مہینے کی تنخواہ پیشگی، بلکہ اس کے علاوہ جو کچھ کہیں دینے کو تیار ہوں۔ بوا حسینی، مجھے تو نہیں یقین کہ خانم منظور کریں گی۔ فیض علی، اچھا تم پوچھو تو۔
बुआ हुसैनी खानम साहब के पास गईं। मेरे नज़दीक बुआ हुसैनी को खानम के पास भेजना बेकार था, इसलिए कि मुझे यकीन था कि वो हरगिज़ मंजूर न करेंगी। फैज़ अली ने मेरे साथ वो सलूक किया था कि अगर मैं अपने इख्तियार में होती तो मुझे उनके साथ जाने में कुछ उज़्र भी ना होता। मैं ये ख़याल करती थी कि जब उस शख्स ने घर बैठे इतना सलूक किया तो वतन जाकर तो निहाल कर देगा। मैं इस ख़याल में थी कि इतने में बुआ हुसैनी ने आकर साफ जवाब दिया, इनका बाहर जाना किसी तरह नहीं हो सकता। फैज़ अली, दोगुनी तनख्वाह पर सही। बुआ हुसैनी, चौगुनी तनख्वाह पर भी नहीं मुमकिन, हम लोग बाहर नहीं जाने देते। फैज़ अली, खैर जाने दो। बुआ हुसैनी चली गईं। मैंने देखा कि फ़ैज़ अली की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ये हाल देख के मुझे बहुत ही तरस मालूम हुआ। माशूक़ों की बेवफाइयों का तज़किरा किस्से कहानियों में जब सुनती थी तो मुझे अफ़सोस होता था, बुरा कहती थी। मुझे ये ख़याल आया, अगर इसका साथ ना दिया तो मेरी बेवफाई और एहसान फरामोशी में कोई शुबा नहीं। मैंने दिल में ठान लिया कि इस शख्स का साथ ज़रूर दूंगी मैं। अच्छा तो मैं चलूँगी। फैज़ अली, चलोगी? मैं, हाँ, कोई जाने दे या ना जाने दे, मैं ज़रूर चलूँगी। फैज़ अली, क्यों कर? मैं, छिप कर। फैज़ अली, अच्छा तो परसों रात को हम आएंगे, पहर रात रहे तुम्हें यहाँ से निकाल ले चलेंगे। देखो दगा न देना वरना अच्छा ना होगा। मैं अपनी खुशी से चलने को कहती हूँ, तुमसे वादा कर चुकी हूँ, मेरे वादे को भी देखना। फैज़ अली, बहुत अच्छा, देखा जाएगा।